हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा उपाध्याय। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे नया सेशन, नया क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम जेनेटिक्स का ही। पिछला हमने 2 सेशन लिया था, वो भी जेनेटिक्स का। और जितना भी आपका PYQ पूछा गया है आपके पुराने क्वेश्चन पेपर में है, जितने भी क्वेश्चन, वो मैं आपको करा रही हूँ। आपको बुक देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बार बार इस वीडियोस को देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा इसमें, ठीक है। और आपका रिवीजन होगा बार बार, ठीक है। आप इस वीडियो को देखिए, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा। ये सारा आपका PYQ है। मैं कुछ में बताते भी जाती हूँ कि इसमें कौन से सन में, कौन से पेपर में, क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे आपको आसानी रहेगी पता करने में कि मेरे एग्जाम्स में कैसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ये सारा आपका PYQ है जो प्रैक्टिस कराई जा रही है। आपको बाहर से देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप बस इसको देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा, आप अच्छे से करके चले आएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज। त्रिगुणसूत्रता में बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। बहुगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है पॉलीप्लॉइड जब 2 से ज्यादा गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। जब 2 से ज्यादा गुणसूत्र होते हैं तो उन्हें पॉलीप्लॉइडी कहते हैं। जैसे कि 2 गुणसूत्र में, 2 गुणसूत्र के अलावा तीसरा गुणसूत्र जब जुड़ जाता है आपका, ठीक है, और जब उसमें डिफरेंस आता है, उसमें अंतर आता है, तो उसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। जब 2 गुणसूत्र है आपका, ठीक है, 2n, ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 2n+1 या 2n+2, तो इसमें जब डिफरेंस आता है या इसमें चेंजेज आता है, फिर इसमें जुड़ जाता है, तो इसको बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं इसको। तो जो इन अ ट्राइसोमिक, और ट्राइसोमिक का बोलते हैं जब 2 गुणसूत्र के अलावा एक और गुणसूत्र जुड़ जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्राइसोमिक, ठीक है। तो इन अ ट्राइसोमिक द पॉलीप्लॉइड क्रोमोसोम इज, इसका सही आंसर क्या होगा बताइए ट्राइसोमिक में? तो 2n-1, 2n-2, 2n+1 और 2n+2। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो ट्राइसोमी का मतलब होता है 2n+1। ट्राइसोमी आपको ट्राई दैट मीन्स 3, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2n+1, ठीक है। 2n+1 आपका यहाँ सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि 2n+1 दैट मीन्स 3n, ठीक है। तो ट्राइसोमी, ट्राई का मतलब होता है 3, तो आपका सीधे यहाँ आंसर आप गेस से लगा सकते हैं कि ट्राई दैट मीन्स 3, तो 2n+1 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप देखेंगे डाउन सिंड्रोम में। देखिए, जब लास्ट वाली जोड़ी में जब 2 गुणसूत्र के अलावा इसके तीसरे जोड़ी में जुड़ जाती है, या उसमें कोई अंतर आता है, या उसमें कोई डिफरेंसेस आ जाते हैं, तब इनको हम, इनसे सिंड्रोम्स होते हैं, और तब इनको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। तब इनको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। और इसमें जो गुणसूत्र में जो त्रिगुणसूत्रता होती है, त्रिगुणसूत्रता, तो इसमें 2 तो हो गया आपका, तीसरे में आपका कैरेक्टर जो होता है बिल्डिंग, उसमें जो डिफरेंसेस आ जाती हैं, तो उसमें सिंड्रोम फॉर्म हो जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉर्मूला फॉर ट्रिपल मोनोसोमिक इज। ट्रिपल मोनोसोमिक का फॉर्मूला क्या है? एक सूत्री के लिए गुणसूत्र सूत्र है, ठीक है। तो सूत्र है, देखिए कौन सा सूत्र हो सकता है त्रिगुणसूत्र के लिए, ठीक है। ट्रिपल मोनोसोमिक के लिए कौन सा सूत्र हो सकता है बताइए? ट्रिपल मोनोसोमिक के लिए कौन सा सूत्र होगा, ठीक है, बताइए। ट्रिपल मोनोसोमिक के लिए कौन सा सूत्र हो सकता है आपका? तो ट्रिपल मोनोसोमिक के लिए आपका 2n-1 ये हो गया, 2n+3 हो गया, ये आपका +1 हो गया, ये आपका ये हो गया। तो सही आंसर होगा 1, मतलब 2n-1 ये आपका करेक्ट आंसर होगा ट्रिपल मोनोसोमिक का। ट्रिपल मोनोसोमिक का मतलब क्या होता है? जब द्विगुणित अवस्था में उपस्थित जो कुल गुणसूत्रों की संख्या में, ठीक है, किसी एक जोड़े में जो है एक गुणसूत्र कम हो जाता है, ठीक है। जब ट्रिपल गुणसूत्रीय अवस्था होती है और उसमें एक गुणसूत्र कम हो जाता है, ठीक है,
यह अवस्था जो है एक सूत्री अवस्था कहलाती है। ये अवस्था एक सूत्री कहलाती है। यदि दो जोड़े में एक एक गुणसूत्र कम हो जाए, अगर दो जोड़े में एक एक गुणसूत्र कम हो जाए तो ये क्या कहलाएगी? ट्रिपल मोनोसोमिक कहलाएगी। मतलब आप यहां देख रहे हैं, अगर 2n-1 हो गया तो एक सूत्री कहलाएगी, मतलब ये एक सूत्री कहलाएगी, ठीक है। और त्रिक एक सूत्री हो गया, 2n-1 एक सूत्री हो गया, तो वहां 8-1 8-1 मतलब 3 बार -1 आपका हुआ, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा ट्रिक, ठीक है। त्रिक एक सूत्री, ट्रिपल मोनोसोमिक, मोनो मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बार -1 आया, तो 2n-1 इसलिए इसको बोलेंगे ट्रिपल मोनोसोमिक। ये आपका सही आंसर होगा, 2n-1 तो जब आप क्वेश्चन को देखेंगे तो क्वेश्चन से ही आप उत्तर का अंदाजा लगा सकते हैं, या क्वेश्चन से ही आप उत्तर निकाल सकते हैं, आंसर निकाल सकते हैं क्वेश्चन से ही, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें एक सूत्री मोनोसोमिक बोलेगा तो आपका 2n-1 होगा, सिंगल -1, और आपका अगर बोलेगा ट्रिपल मोनोसोमिक बोलेगा तो -1 ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया? बहुत आसान है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। डाइप्लॉइड, ठीक है, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म हैविंग वन क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल पेयर मिसिंग, दैट इज 2n-1 इज कॉल्ड। द्विगुणित जीव जिसमें एक जोड़े का एक गुणसूत्र नहीं है, अर्थात 2n-1 कहलाता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? देखिए, ट्राइसोमिक, मोनोसोमिक, टेट्रासोमिक और नलीसोमिक, मतलब त्रिसूत्री, एक सूत्री, चतुसूत्री और असूत्री। तो मैंने अभी आपके पिछले ही क्वेश्चन में बताया, अगर जो 2n-1 है, दो गुणसूत्रों में से एक को माइनस किया जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका मोनोसोमिक होगा। ये मोनोसोमिक है क्योंकि 1 माइनस हो रहा है, ठीक है। लेकिन वन क्रोमोसोम ऑफ अ सिंगल पेयर मिसिंग, ठीक है, ये आपका, तो ये आपका हो जाएगा मोनोसोमिक। 2n-1 इज अ मोनोसोमिक, ये आपका हो जाएगा मोनोसोमिक। तो सही आंसर होगा इसका मोनोसोमिक, एक सूत्री, क्योंकि यहाँ एक ही -1 हो रहा है, सिर्फ एक -1 हो रहा है। अगर 2 -1 होता तो द्विसूत्री होता। अगर 2n, देखिए, अगर यहाँ पे आपका आता 2n-1 तो ये आपका होता द्विसूत्री, ठीक है, डबल मोनोसोमिक, ठीक है। और जब यहाँ आपका आ रहा है 2n-1 तो ये आपका हो जाएगा सिंगल मोनोसोमिक, ठीक है। बस इसको बोलेंगे मोनोसोमिक। तो इसका सही आंसर होगा आपका मोनोसोमिक, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बार बॉडीज आर एब्सेंट इन, बार काय किसमें अनुपस्थित होती है? तो आप इसको देखेंगे ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है क्लाइनेरो-फेल्टर सिंड्रोम, ठीक है, क्लाइनेरो-फेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, ह्यूमन फीमेल और बोथ ए एंड बी। तो बार बॉडीज क्या होती है बताइए? बार बॉडीज क्या होती है? बार बॉडीज का इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। बार बॉडीज ये होती है कि ये स्तनधारियों मैमल्स में पाई जाती हैं। बार बॉडीज जो है मैमल्स में पाई जाती हैं, और ये मैमल्स के फीमेल में पाई जाती हैं, ठीक है। बार बॉडीज मैमल्स के, मैमल्स मतलब फीमेल में पाई जाती हैं, ठीक है। और ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। कैसे? देखिए, जब फीमेल की दैहिक कोशिकाओं में ये सोमैटिक सेल में पाई जाती हैं, ये फीमेल के जो है सोमैटिक सेल में पाई जाती हैं, फीमेल के सोमैटिक सेल में पाई जाती हैं, ठीक है, सोमैटिक सेल। ये सोमैटिक सेल में पाए जाने वाला एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र होता है, ठीक है। ये सोमैटिक मैमल फीमेल के सोमैटिक सेल में पाए जाने वाला एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है ये, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम होता है जो कि निश्चित होता है, ठीक है, ये कंफर्म होता है, निश्चित होता है। और इसकी संख्या जो है संपूर्ण गुणसूत्र के, ठीक है, एक कम होती है। जब संपूर्ण गुणसूत्र होता है, संपूर्ण गुणसूत्र मान लीजिए 46 है, मान लीजिए यहाँ गुणसूत्रों की संख्या 46 है, तो यहाँ एक कम हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 45, ठीक है। अगर गुणसूत्रों की संख्या, कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो यहाँ हो जाएगा आपका 45, ये हो जाएगा आपका 45, मतलब कुल गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र कम होता है इसमें, बार बॉडीज में, ठीक है।
ये गुणसूत्र कम होता है इसमें, तो इसे बोलते हैं बारकाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखिएगा कि अगर पूछेगा कि बार बॉडीज आर एब्सेंट इन, तो टर्नर सिंड्रोम में ये एब्सेंट होता है, ठीक है, टर्नर सिंड्रोम में एब्सेंट होता है। और आप इसको बार बॉडीज को ये याद रखिएगा कि कुल गुणसूत्र की संख्या में अगर मान लीजिए 46 है ह्यूमंस में, तो इसमें एक गुणसूत्र कम हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। इसका यही कंसेप्ट है, तो ये आप याद रखिएगा, बहुत इजी है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एडवर्ड सिंड्रोम इज एन एबनॉर्मेलिटी लीडिंग टू मेंटल डिफिशियंसी कॉज्ड बाय ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, ठीक है। हिंदी देखिए इसका कि एडवर्ड सिंड्रोम एक ऐसी असामान्यता है जिससे मानसिक हीनता हो जाती है, ठीक है। मेंटल सिंड्रोम होता है, यहाँ पे मानसिक हीनता हो जाती है, मेंटल डिफिशियंसी जो होती है इस गुणसूत्र में एक सूत्रता के कारण, ठीक है। ये आपका ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ए हो गया 5, बी हो गया 9, सी हो गया 15 और डी हो गया 18। तो बताइए क्या सही होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा एडवर्ड का, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 18, सही आंसर हो जाएगा 18, ठीक है। 18 क्यों? एडवर्ड सिंड्रोम में 18वीं जोड़ी गुणसूत्र जो होती है उसमें म्यूटेशन हो जाते हैं, जो इसमें 18th क्रोमोसोम होता है इसमें क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, उत्परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। इसमें म्यूटेशन हो जाता है, इस वजह से इसमें मेंटल डिफिशियंसी आ जाती है, म्यूटेशन हो जाता है, जिससे जो संतति होता है उसका मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, ठीक है, जिसको ट्राइसोमिक कहते हैं, ट्राइसोमिक। और इसमें यह रोग जो है ट्राइसोमिक है, ठीक है। यह रोग ट्राइसोमिक है, मतलब 18th क्रोमोसोम नंबर में इनका म्यूटेशन हो जाता है। ये आप याद रखिएगा, अगर कहीं भी एडवर्ड सिंड्रोम में एबनॉर्मेलिटी आएगी लीडिंग टू मेंटल डिफिशियंसी, अगर इसमें पूछेगा ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर, तो आप बताएंगे 18। और आपको याद होना चाहिए इसमें कि 18वें में क्या होगा, म्यूटेशन हो जाएगा, उत्परिवर्तन हो जाएगा, ठीक है। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में बार काय की संख्या होती है, संख्या देखिए आप 1 2 3 0। तो बताइए क्या होती है, नंबर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में संख्या जो होती है आपकी बार काय की होती है 1। नंबर ऑफ क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम बार बॉडीज, ठीक है, नंबर ऑफ बार बॉडीज इन क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम इज 1, ठीक है। 1 क्यों? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र में 2 के बजाय 3 होता है। मान लीजिए XXY, XXY, तो नॉर्मल गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है पेयर्स में, मान लीजिए XX हो गया या XY हो गया, लेकिन यहां क्या है XXY, ठीक है। मतलब नॉर्मल गुणसूत्र की जगह पे, संख्या की जगह पे ये एक एक्स्ट्रा होता है, तीसरा होता है इसमें, ठीक है, तीसरा होता है XXY होता है। और ये लिंग गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक होते हैं, ठीक है, ट्राइसोमिक होते हैं, मतलब 44 प्लस, ठीक है, 44 प्लस XXY, 44 प्लस XXY, ठीक है। ये हो जाएगा आपका बार बॉडीज में नंबर ऑफ बार बॉडीज इन किसमें, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, ठीक है। ये होता है, ये माजरा इसका यहां होता है, ठीक है। ये 44 प्लस XXY होता है, मतलब 45 46 और ये हो गया 47, एक एक्स्ट्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गायनिकोमेस्टिया, गायनिकोमेस्टिया स्टेज कैन बी ऑब्जर्व्ड इन, गायनिकोमेस्टिया अवस्था दिख जाती है। गायनिकोमेस्टिया अवस्था किसमें दिख जाती है बताइए। गायनिकोमेस्टिया अवस्था जो है आपका ऑप्शन देखेंगे डाउन सिंड्रोम में, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम में, एडवर्ड सिंड्रोम में। तो जो आपकी ये आपका गायनिकोमेस्टिया जो आपका अवस्था होती है, इसके बारे में देखिए,
गायनिकोमेस्टिया अवस्था जो है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र 2 के बजाय 3 और प्रायः XXY हो जाते हैं। वही क्लाइनफेल्टर जो मैंने बताया, तो क्लाइनफेल्टर में ही ये होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में, जहां गुणसूत्र 2 की बजाय XXY हो जाता है, एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये किस में हो जाता है? क्लाइनफेल्टर में, ठीक है। और इनका शरीर लगभग सामान्य पुरुषों जैसा होता है, लेकिन ये एक अतिरिक्त X गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण इसमें जो इनका प्राइवेट पार्ट्स होता है, लिंग होता है, वो छोटा होता है, ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? ग्लाइकोमेस्टिया, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोमेस्टिया। तो ये होता है आपका क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, मंगोलॉयड कंडीशन इज रिलेटेड टू, जो मंगोलॉयड स्थिति होती है वो किससे संबंधित होती है? मंगोलॉयड स्थिति किससे संबंधित होती है? तो आप ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, मोनोसोमी, ट्राइसोमी, नलीसोमी, नन ऑफ दीज। तो जो मंगोलॉयड स्थिति होती है आपकी, वो ट्राइसोमी से संबंधित होती है, ट्राइसोमी से, ठीक है। ये ट्राइसोमी से, मंगोलॉयड या डाउन सिंड्रोम, इसी को बोलते हैं हम डाउन सिंड्रोम, ठीक है। मंगोलॉयड कंडीशन को ही हम बोलते हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं डाउन सिंड्रोम। और ये 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में 2 की जगह 3 होते हैं। जो इसमें 21वीं गुणसूत्र की जोड़ी होती है, इसमें 2 की जगह 3 हो जाते हैं, तो बोलते हैं इसको ट्राइसोमी, ठीक है। और इस प्रकार के रोग में उत्पन्न शिशु कुल गुणसूत्रों की संख्या 46 की बजाय 47 होती है, ठीक है। नॉर्मल गुणसूत्र की संख्या 46 होती है आप में, लेकिन इनमें क्या होती है, डाउन सिंड्रोम में या मंगोलॉयड में 47 होती है। गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 47 होती है, ठीक है। तो आप ये याद रखिएगा कि हम मंगोलॉयड कंडीशन को डाउन सिंड्रोम ही बोलते हैं, और इसमें गुणसूत्रों की संख्या नॉर्मल के बजाय 1 अधिक हो जाता है, मतलब 46 की जगह 47 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये आसानी से याद रहेगा, आप देखिएगा, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू, डाउन सिंड्रोम का कारण है, क्या कारण है डाउन सिंड्रोम का? तो चारों ऑप्शन हम देखेंगे, प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल एक्स क्रोमोसोम, एब्सेंस ऑफ वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम, ठीक है, मतलब एक्स गुणसूत्र की अनुपस्थिति, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल क्रोमोसोम नंबर 21, मतलब गुणसूत्र क्रमांक 21 की अतिरिक्त प्रति की उपस्थिति, और नन ऑफ द एबव। बताइए इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही बताया अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में, कि प्रेजेंस ऑफ अ एडिशनल क्रोमोसोम नंबर ऑफ 21 में एडिशनल क्रोमोसोम होता है, ठीक है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, मतलब अगर 45 46 है तो 47 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एल्बिनिज्म, ठीक है, एल्बिनिज्म, ठीक है, इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, एल्बिनिज्म किसकी अनुपस्थिति के कारण होता है? तो एल्बिनिज्म को हम क्या बोलते हैं? एल्बिनिज्म को हम बोलते हैं रंगहीनता, ठीक है, एंड एल्बिनिज्म को हम बोलते हैं रंगहीनता, ठीक है, इसको बोलते हैं हम रंगहीनता बोलते हैं, ठीक है, रंगहीनता एल्बिनिज्म को। तो इसमें क्या होता है आपका, ये रंगहीनता या रंजकहीनता भी कहा जाता है, और यह शरीर के मेलेनिन पिगमेंट की अनुपस्थिति के कारण होने वाला रोग है, ठीक है, होने वाला ये एक आनुवांशिक विकार है। इसमें क्या होता है, जो मेलेनिन आपकी होती है, मेलेनिन होती है बॉडी में, जो कलर आपके बॉडी कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो इसकी अनुपस्थिति के कारण ये आनुवांशिक विकार हो जाता है, ठीक है, आनुवांशिक विकार हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा मेलेनिन, ठीक है, मेलेनिन इसका सही आंसर है। इसी के कारण, इसकी अनुपस्थिति के कारण ये आपका रोग हो जाता है, ठीक है, इसकी अनुपस्थिति के कारण ये जो है त्वचा, बाल, आंखों में रंग का अभाव हो जाता है इसमें, ठीक है, आपके बालों में, स्किन में, ठीक है, रंग का अभाव हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। जो आप देखते हैं ना, जो आदमियों को ये सब व्हाइट व्हाइट, ठीक है, कलरलेस, कलर जैसे हमारा कलर है, ठीक है, ऐसे, तो ये कलर का डिफरेंस आ जाता है। ये क्यों होता है? मेलानिन की अनुपस्थिति के कारण, मेलानिन के एब्सेंस के कारण, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, विच टाइप ऑफ जेनेटिक डिजीज सिस्टिक
फाइब्रोसिस इज, सिस्टिक फाइब्रोसिस किस प्रकार का आनुवांशिक बीमारी है? तो इसमें ऑप्शन आप देखेंगे कि सेक्स लिंकेज रिसेसिव, ऑटोसोमल डोमिनेंट, सेक्स लिंकेज डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, लिंग संलग्नता अप्रभावी, ऑटोसोमल प्रभावी, लिंग संलग्नता प्रभावी और ऑटोसोमल अप्रभावी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑटोसोमल रिसेसिव। ठीक है, ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव का मतलब क्या है इसमें कि सिस्टिक फाइब्रोसिस मनुष्यों में होने वाला एक ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक रोग है। ठीक है, यह रोग गुणसूत्र संख्या 7 पर स्थित जीन में उत्परिवर्तन होता है। अब देखिए इसमें क्या होता है कि क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो है म्यूटेशन हो जाएगा। क्रोमोसोम संख्या 7 पर, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका सिस्टिक फाइब्रोसिस में क्रोमोसोम नंबर 7 पर जो है म्यूटेशन होगा। ठीक है, एक में आपका 18 पर हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या होगा, क्रोमोसोम नंबर 7 पे जो जीन उपस्थित होंगे उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है, उसके कारण ये बीमारी होती है। ठीक है, म्यूटेशन के कारण ये बीमारी होती है और इसमें रोग में पैनक्रियाज ग्रंथि में सिस्ट बन जाता है आपके पैनक्रियाज में। ठीक है, आपके पैनक्रियाज में क्या बन जाता है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें। ठीक है, किसमें, सिस्टिक फाइब्रोसिस में। तो आप इसको याद रखिएगा कि इसमें 7 नंबर ऑफ क्रोमोसोम के जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, 7 नंबर ऑफ जीन में म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण ये बीमारी होती है और पैनक्रियाज में सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये आप ध्यान से याद रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इन फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम द ट्रांसलोकेशन ऑकर्स बिटवीन क्रोमोसोम। फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिए यहां पे, 9 और 22 में, 7 और 17 में, 10 और 21 में, 6 और 16 में, 9 and 22, 7 and 17, 10 and 21, 6 and 16। तो बताइए क्या सही आंसर होगा इसमें? इसका सही आंसर होगा 9 and 22। इसमें क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन हो जाता है क्रोमोसोम नंबर 9 और 22 में। ठीक है, इसमें ट्रांसलोकेशन हो जाता है मतलब गुणसूत्र का खंड टूटकर दूसरे नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम से जुड़ जाता है। ठीक है, मान लीजिए गुणसूत्र का एक खंड टूट के दूसरे से जाकर के जुड़ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये किसमें होता है, क्रोमोसोम नंबर 9 और क्रोमोसोम नंबर 2 में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में गुणसूत्र 22 तथा गुणसूत्र 9 के मध्य ट्रांसलोकेशन हो जाता है। ठीक है, ट्रांसलोकेशन हो जाता है, इसके कारण ये क्या होता है, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन में ये बीमारी होती है। ठीक, 9 and 22। नेक्स्ट देखिए, मेल XX एंड फीमेल XY, जी बिल्कुल नहीं, आर समटाइम्स सीन एज रिजल्ट ऑफ। पुरुष XX और महिला XY को कभी कभी परिणाम स्वरूप देखा जाता है। अच्छा, क्योंकि मेल तो होता है आपका XY क्या होता है, मेल, और XX आपकी होती है फीमेल। ठीक है, परिणाम स्वरूप देखा जाता है किसमें, तो ये चारों ऑप्शन आप देख लीजिए, हार्मोनल डिस्कॉर्ड में। ठीक है, हार्मोनल डिस्कॉर्ड में, हार्मोन्स की गड़बड़ी में, सेगमेंट ट्रांसफर इन द X एंड Y क्रोमोसोम, X और Y क्रोमोसोम गुणसूत्रों में खंड स्थानांतरण में, द प्रेजेंस ऑफ एन्यूप्लॉइडी की उपस्थिति, मोर देन वन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से एक से अधिक, और नन ऑफ द एबव, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आप देखिए सेगमेंट ट्रांसफर इन X एंड Y क्रोमोसोम, इसका सही आंसर हो जाएगा सेगमेंट ट्रांसफर बिटवीन X एंड Y क्रोमोसोम। मतलब इसमें गुणसूत्र में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जो 22+1 होता है, तो जो नंबर ऑफ 1 क्रोमोसोम होता है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो इसमें क्या होता है आपका X एंड Y गुणसूत्र में खंड स्थानांतरण, सेगमेंट ट्रांसफर के कारण कभी कभी पुरुष में क्रोमोसोम XX दिखने लगता है और फीमेल में क्या होता है, क्रोमोसोम XY दिखने लगता है। तो इसमें यही डिफरेंस आ जाता है, इसमें
खंड सेगमेंट ट्रांसफर के कारण इसमें ये प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज कॉल्ड एज रिवर्स जेनेटिक अप्रोचेस। ठीक है, किसी व्युत्क्रम अनुवांशिक अध्ययन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए। पहला है फ्रॉम जीन टू एंजाइम, मतलब गोल हरे, फ्रॉम जीन टू एंजाइम, ये आपका गलत वो आ गया है। फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप, ठीक है, फ्रॉम फिनोटाइप टू डीएनए, फ्रॉम आरएनए टू डीएनए, ठीक है, आरएनए टू डीएनए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप। ठीक है, मतलब डीएनए से लक्षण जो है प्रारूप की दिशा में होते हैं। डीएनए से लक्षण जो है प्रारूप की दिशा में होते हैं, मतलब फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप होता है। ठीक है, रिवर्स जेनेटिक्स में ही होता है। जब अनुवांशिकी में डीएनए के लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं तो इसमें क्या होता है कि इसे व्युत्क्रम मतलब रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, इसे रिवर्स जेनेटिक्स कहते हैं। जब डीएनए में हम फिनोटाइप का अध्ययन करते हैं, प्रारूप की दिशा में लक्षण प्रारूप का जब अध्ययन करते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिवर्स जेनेटिक्स। ठीक है, रिवर्स जेनेटिक्स बोलते हैं इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अधूरा प्रभुत्व क्या है। ठीक है, व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, तो इसका आप सही आंसर देखिए। चारों ऑप्शन है आपका। नो एलील्स कैन ब्लॉक और मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ द अदर एलील, मतलब इसका हुआ कोई एलील अन्य एलील की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध या मुखौटा नहीं कर सकता है। ठीक है, दूसरा हुआ इसका नाइदर ऑफ द टू एलील इज फुली डोमिनेंट ओवर द अदर, मतलब दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होती है। तीसरा देखिए, द एलील्स डू नॉट शो एनी डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील रिलेशनशिप, एलील कोई प्रभावशाली और अप्रभावी एलील संबंध नहीं दिखाते। और आपका चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं है, नन ऑफ द एबव। ठीक है, नन ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कि नाइदर ऑफ टू एलील इज फुल्ली डोमिनेंट ओवर द अदर्स, मतलब दोनों में से कोई भी एलील दूसरे पर पूरी तरह हावी नहीं होती है। ठीक है, मतलब अगर दो एलील है तो दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं होगी। ठीक है, दोनों अपने अपने स्थान पर रहेंगे, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करेंगे, उसका यही मतलब हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अपूर्ण प्रभाविता में क्या होता है। पूर्ण प्रभाविता में तो देखेंगे आप, द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर सेम इन F1 जनरेशन, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात F1 जनरेशन में समान होता है। द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियोज आर सेम इन F2 जनरेशन, मतलब फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात F2 जनरेशन में समान होता है। द फिनोटाइप रेशियो एंड जीनोटाइप रेशियो आर डिफरेंट इन F1 जनरेशन, फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात F1 जनरेशन में भिन्न होता है। ठीक है, द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो आर डिफरेंट इन F2 जनरेशन, मतलब यह है कि फिनोटाइप और जीनोटाइप अनुपात F2 जनरेशन में भिन्न होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा देखिए, सही आंसर इसका हो जाएगा आपका द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, ये द फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो सेम इन F2 जनरेशन, मतलब F2 जनरेशन में आपका फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों रेशियो सेम होगा। ठीक है, इसका F2 जनरेशन में फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो सेम होगा, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस इसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस इज फाउंड इन, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है। बताइए अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है, हमने कल ही इसको पढ़ा। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता किसमें पाई जाती है, तो ऑप्शन देखेंगे हम, मटर में, पी ड्रोसोफिला में, मिराबिलिस जाल्पा में, ठीक है, और बोथ ए एंड सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिराबिलिस जाल्पा। ठीक है, मिराबिलिस जाल्पा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मिराबिलिस जाल्पा इसका सही आंसर होगा। तो आप देखिए इनकम्प्लीट डोमिनेंस मिराबिलिस जाल्पा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट्स, एबीओ रक्त समूह प्रणाली क्या प्रदर्शित करती है। तो आप इसका ऑप्शन देखिए, एपिस्टैसिस, मल्टीपल एलील,
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मोर देन वन ऑफ द एबव, ठीक है, और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो बताइए ये क्या शो करती है? तो ये शो करती है मल्टीपल एलिलिज्म, मतलब एकाधिक एलील, ठीक है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप में क्या होता है मैं आपको बताऊं। देखिए, बर्नस्टीन ने पता लगाया था कि एबीओ रक्त समूह मनुष्य में एक आनुवांशिक लक्षण होता है। ये क्या होता है? जेनेटिक आपका आनुवांशिक लक्षण होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि यह संतानों में मेंडल के नियमों के अनुसार माता पिता से प्राप्त जीन के आधार पर विकसित होता है, ठीक है। और फिर इसकी जो वंशाणु 2 के बजाय 3 तुलनात्मक लक्षणों के जीन्स अर्थात एलील्स होते हैं, ठीक है। इसमें 2 लक्षण के बजाय 3 लक्षणों के जीन होते हैं, ठीक है। इसमें मल्टीपल एलील्स, इसीलिए इसको बोला गया है मल्टीपल एलिलिज्म, बिकॉज यहाँ पे 2 के बजाय 2 से अधिक लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टीपल एलिलिज्म। इसी की वजह से एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम एग्जिबिट करता है, ठीक। ये समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ह्यूमन ब्लड ग्रुप AB O are an example of, मानव रक्त समूह ABO एक उदाहरण है किसका? बताइए। चारों ऑप्शन देखिए। देखिए इसमें क्रमवार मतलब सेग्रेड्यूलिज्म, फिर इसमें क्लाइन प्रवणता, फिर इसमें ग्रेडियंट ऑफ डाइप्लॉइडी द्विगुणितता की प्रवणता, फिर इसमें पॉलीमॉर्फिज्म बहुरूपता। बताइए किसमें होती है? तो ये आपकी होती है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में ABO ब्लड ग्रुप जो है ये आपका होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। लास्ट वन है आपका, फॉर ABO ब्लड ग्रुप हाउ मेनी जीनोटाइप आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन, ठीक है। ABO रक्त समूह के लिए मानव समष्टि में कुल कितने जीन प्रारूप हैं? ऑप्शन देख लीजिए, 4, 3, 6, इनफाइनाइट, ठीक है। 4, 3, 6 और इनफाइनाइट। तो इसका सही आंसर होगा 6। इसका सही आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि एबीओ रक्त समूह के लिए मानव समष्टि ह्यूमन पॉपुलेशन में 6 जीन प्रारूप होते हैं। क्या कौन कौन से? AA, देखिए AA AO, ठीक है, AA AO BB, ठीक है, 3 ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा BO AB और OO, BO AB और OO। ये आपका 6 होते हैं, मतलब नंबर ऑफ 6, ठीक है। नंबर ऑफ 6 इसमें आपका एबीओ ब्लड ग्रुप का पॉसिबल जो होता है ह्यूमन पॉपुलेशन में जीनोटाइप होते हैं 6 होते हैं, AA AO BB BO AB और OO, ठीक है। तो आपका ये सही आंसर हो जाएगा 6। ये आपका सारे क्वेश्चन हो गए आपके 20, ठीक है। तो धन्यवाद, और आप इसको बार बार देखते रहिए, इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस बार बार होगी। और हमारे पुराने जो प्रैक्टिस सेट हमने कराए हैं वो भी आप जाकर के देखिए सीरियल वाइज में। और आपको पहले हमने सेल बायोलॉजी के कराए हैं, ठीक है, उसमें बेसिक क्वेश्चन भी एडवांस क्वेश्चन भी जितने भी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। फिर हमने क्या कराए हैं, ये आपका नेक्स्ट कराया गया है जेनेटिक्स का। तो जेनेटिक्स का आई थिंक ये तीसरा है। तो हम टॉपिक वाइज ही सारा सिलेबस, सारा जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है हम कंप्लीट करवा रहे हैं, रैंडम नहीं। जैसे सेल बायोलॉजी का चला, फिर जेनेटिक्स का चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही टॉपिक आपका उस टॉपिक को पढ़ेंगे और उस टॉपिक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो टॉपिक वाइज आपका प्रैक्टिस होता जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बार बार पढ़िए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।